जय हिंद। आज हम लोग हिंदी के चौथे अध्याय को देखेंगे जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ को समझने के लिए सबसे पहले इसके लेखक के बारे में समझेंगे। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए यही है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने ही इस पाठ को लिखा है। यह पाठ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नाखून आखिर क्यों बढ़ता है मनुष्य के जीवन में, यह पाठ उसी के बारे में समझने के लिए है। चलिए हम लोग पहले देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी है जो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक है। उनका जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म 1907 ईस्वी में आड़त दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी रचनाएं की हैं, बहुत सारे लेखों को लिखा है, बहुत सारे पुस्तकों को लिखा है। उनमें से कुछ हम लोग यहाँ देखेंगे। इसे याद रखिएगा, ये सब बार बार पूछे गए हैं। जैसे इनकी रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सब इनके प्रमुख लेखकों में से एक हैं। देखिए ये हरियर पेन से जियान करके लिखे, एक को याद रखना, बोर्ड पे जो हरा कलर से लिखा रहता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो देखिए क्या है, आलोक पर्व जो है, इस पुस्तक पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य देखो नाम से ही पता है, साहित्य मतलब यह पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो साहित्य काफ़ी अच्छे तरीके से लिखते हैं। तो इन्हें आलोक पर्व पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है और भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। देखो जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह पाठ जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ग्रंथावली से लिया गया है। पूछता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा ग्रंथावली से। ग्रंथावली एक बुक है, ग्रंथ है उस जैसा, उनमें से एक पाठ को लेकर यहाँ दे दिया गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। यह पूछता है किस विद्या की रचना है। तो याद रखिएगा आपके पूरे हिंदी के पाठ में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम में पूछता है कि जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह पाठ कहाँ से लिया गया। तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद के द्वारा लिखे गए ग्रंथावली पुस्तक से इस पाठ को लिया गया है। और पूछे नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह पाठ जो है किस विद्या की रचना है। तो याद रखिएगा पूरे हिंदी में एक एक पठवे है जो ललित निबंध है, वह कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका एक ट्रिक भी है, देखो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि एक मनुष्य के जीवन में उसका नाखून हजारों बार बढ़ जाता है। तो इसे याद रखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसके पाठ को अच्छे से समझेंगे, तब तक आप इसे एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें। चलिए अब हम लोग पाठ को समझते हैं। कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न जो है लेखक से उसकी सबसे छोटी वाली बेटी कर बैठती है। अचानक एक दिन लेखक से उसकी छोटी बेटी, छोटी लड़की उनसे यह पूछती है, पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न सुनते ही लेखक भी आश्चर्यचकित हो गया और सोच में पड़ गया कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखो काटो आज, और 2 दिन के बाद अपने से फिर आ जाता है, एकदम निर्लज अपराधी की तरह। काटो, ये दंड स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन छूटते ही निर्लज अपराधी के समान ठीक 2 दिन बाद अपने सेंध पर हाजिर हो जाते हैं। ठीक वैसा ही जैसे क्लास में कोनो ना होता है, बहुत बदमाश होता है, एक दिन पीटो जोर से जबा के, 2 दिन ठीक रहेगा, फिर तीसरा दिन अपन लतखोड़ाई चालू कर देता है। उसी प्रकार नाखूनों को हम लोग काटते रहें, लेकिन ये बार बार हर दूसरे दिन बढ़ जाते हैं और अपने सेंध पर पुनः हाजिर हो जाते हैं। देखो जब मनुष्य वन मानुष की तरह था, कैसा वन मानुष, वनों में रहता था, आज से हजारों लाखों वर्ष पहले जब मनुष्य वन मानुष, देखो वन मानुष के जैसा होता था, तब उसे अपने नाखूनों की आवश्यकता होती थी अस्त्र के रूप में। अपनी रक्षा करने के लिए उसे अपने नाखून की आवश्यकता होती थी। उस समय चलो ठीक है, अब लेकिन क्या ज़रूरत है, अब तो हमारे पास इतना बड़का हथियार, एक हरी पटकला के बाद सब साफ। लेकिन फिर भी मनुष्य की जो शरीर है वह उसे याद दिलाती रहती है, पास से प्रीति की याद दिलाती रहती है कि मनुष्य तुम आज कितना भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन यह तुम्हारा सबसे प्राचीनतम अस्त्र है। देखो जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ा, वैसे वैसे अपने नाखून के अस्त्र को हटा के बाहरी सामानों का यूज़ करने लगा, अस्त्र हथियार के रूप में, जिससे वह अपनी क्या कर सके, रक्षा कर सके। पत्थर का ढेला, जिसे आम मार के टूटता है सब, पत्थर का ढेला, फिर लकड़ियों, वृक्ष के लकड़ी जैसे तीर और बना के उसका इस्तेमाल करने लगा।
बाद में लोहे का आविष्कार हुआ। आगे चलकर ऐसा ही काफिला चलते रहा। देखो पत्थर जो बड़े बड़े थे, पत्थर या अस्त्र थे किसके? राम जी के। देखना राम जी जब गए थे लंका, तो जब बानर सेना जो थी राम जी की बानर सेना, तो बानरों के पास क्या था? उनके तो तीर उर चलाना तो जानते ना थे, कैसे मारते? ढेला उठा के पत्थर के मार भड़ाक भड़ा। तो हाँ, ये सब क्या थे? अस्त्र हुआ करते थे पहले जमाने। अब तो मनुष्य इतना आगे बढ़ चुका है कि इसके पास बंदूक, तीर, कमान, बड़े बड़े एटम बम इत्यादि बहुत से सामान्य अस्त्र के रूप में उपलब्ध है। आगे काफिला ऐसे ही चलते रहा, तो बाद में मनुष्य ने हड्डियों से भी अस्त्र का बनाना शुरू किया। दधीची मुनि के जो हड्डी होते थे उससे काफ़ी मजबूत अस्त्र बनते थे, हथियार काफ़ी मजबूत बनता था। दधीची मुनि के हड्डियों से बने हुए अस्त्र काफ़ी मजबूत होते थे। पूछता है कि किससे बने हुए हड्डी काफ़ी मजबूत होते थे? तो याद रखिएगा दधीची मुनि के हड्डियों से बना हुआ अस्त्र काफ़ी मजबूत होता था। देखो मनुष्य के पास लोहे के अस्त्र हुआ करते थे, लोहे का हथियार। इस वजह से मनुष्य, देवताओं में भी जब झगड़ा होता था तो देवता भी मनुष्य का सहारा लेते थे, क्योंकि जो राक्षस थे उनके पास अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन लोहे से बड़ा अस्त्र और शस्त्र नहीं था। उनके पास हड्डी उड्डी था, हड्डी कंकाल ना देखता है सब, महादेव जी का जब बारात निकलता है तो सब राक्षस हड्डी उड्डी ले रहता है। लेकिन मनुष्य के पास लोहे का अस्त्र होता था, जिससे की वजह से भगवान देवताओं भी किसकी मदद लेना चाहते थे? मनुष्य की, और लेकर आसानी से असुरों से जीत जाते थे, राक्षसों से जीत जाते थे। बाद में काफिला यह चलते रहा, मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा एटम बम की तरफ, आगे बहुत सारे चीज़ों का आविष्कार कर लिया। बाद में कुछ समय बाद जब एक बुक में यह लिखा है कामसूत्र, यह एक बुक है कामसूत्र, यह एक बुक है जिसके लेखक कौन है? वात्स्यायन। पूछता है कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। तो वात्स्यायन की बुक कामसूत्र से यह जानकारी हमें मिलती है कि आज से 2000 वर्ष पहले, कितना? आज 2022 चल रहा है, आज से 2000 साल पहले भारतीय मतलब भारत के लोग अपने नखूनों को काफ़ी अच्छे से सजते और संवारते थे, काफ़ी अच्छे से इसको काट उठ के रखते थे। देखो डिजाइन से, स्टाइल से काटते थे। कौन कौन? त्रिकोण, त्रिभुज के आकार का त्रिकोण, उसमें नखून में त्रिकोण बनाता था सब। वर्तुलाकार, आपको स्क्रीन पे हम दिखा देंगे थोड़ी देर में। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, चंद्र के आकार का नाखून, देखो ऐसे चांदा जैसा ऐसे काटता था सब। दंतुला, दांत के जैसा, ऐसे ऐसे नाखूनों को काट के रखता था। दंततुला, अपने नाखून को ये ऐसे ऐसे दांत के जैसा बना के रखता था, मतलब इसको काफ़ी अच्छे से सजता और संवारता था। किससे? तो सिकथक, सिकथक है मोम को कहते हैं, ठीक है। यह एक बार एग्जाम में पूछा है कि सिकथक का अर्थ क्या होता है? तो मोम, याद रखिएगा सिकथक का अर्थ मोम। इससे नाखूनों को रगड़ रगड़ के चिकना एकदम चिकन बनाया जाता था। सिकथक से रगड़ के अपने नाखूनों को क्या बनाया जाता था? चिकना, एकदम प्लेन। और अलकत, अलकत मतलब होता है आलता। देखो इसका नाम शुरू वाला थोड़ा थोड़ा मिल रहा है तो याद रखिएगा, अलकत का अर्थ आलता होता है। मोम या सिकथक से अपने नखूनों को पूरा प्लेन करता था और अलकत से इसे पेंट उंट करके रखता था एकदम लाल लाल। हाँ, आलता से पेंट उंट करके रखता होगा। आजकल देखे होंगे आलता लोग लगाता है पैर वैर में, तो उससे पुराने जमाने के लोग 2000 वर्ष पूर्व के लोग अपने नखूनों को इन सभी आकारों में काटते थे। सिकथक मोम से उसको एकदम घिस घिस के प्लेन बनाते थे और उसे अलकत, आलता के द्वारा सजते और संवरते थे। मतलब अपने नाखून से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। उनका जो नाखून है उनके सुंदरता में एक अहम भूमिका निभाता था। आगे यह पूछता है कि कहाँ के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, बड़का बड़का नाखून पसंद करते हैं? तो याद रखिएगा गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख को पसंद करते थे। देखो गोरका सब बड़का बड़का नाखून रखता है, सब देखो कितना बड़का बड़का रख ले। गोरका जो लोग गोरे गोरे होते थे, याद रखिए गौड़ देश। कैसे? गौड़ देश मतलब गोरे गोरे लोग बड़े बड़े नखूनों को रखना पसंद करते थे। वहीं दूसरी तरफ दाक्षिणात्य के लोग, दक्षिण के जो जितने भी लोग थे वो अपने नाखूनों को छोटा छोटा रखना पसंद करते थे, ठीक है। दक्षिण के जो लोग थे वो अपने नाखूनों को कैसे रखना पसंद करते थे? छोटे छोटे काट के एकदम अच्छे से सभ्य बन के। यह काफिला आगे चलता रहा। धीरे धीरे मनुष्य सब हुआ, अपने नाखूनों को अच्छे से काट उठ के रखता था। देखो प्राचीन जमाने में माँ बाप उसको बोलते थे, जब लोग अपने नाखून को काट लेता था, जिसके भी बाल बचे
काट लेते थे अपन नाखून को, तो उसके माँ बाप उसको डांटते थे आज से लाख वर्ष पहले कि काहे काट लिया, ये तुम्हारा क्या है, अस्त्र है, इससे तुम अपनी रक्षा कर सकते हो, दूसरे से लड़ाई उड़ाई हो तो खूब खा के। अब ये देखना, कोनो लड़कियाँ का नाखूनवा एकदम बड़ बड़ रहता है, बकूट लेती है, सब मुँह में धो के बकूट लेगी, ज़्यादा कुछ करेगा तो। हाँ, तो ये भी क्या है, उन लोग का एगो अस्त्र है, अपन एकदम हथियार ऊपर रख लेते हैं, कोनो बड़का बड़का रख ले, घूप वूप देगी तो बस कहानी हो जंग खत्म। तो ये सब क्या होता है, अस्त्र के रूप में पहले के ज़माने के लोग यूज़ करते थे। आज देखो, आज के एकदम सभ्य डिसिप्लिन में रहने के लिए हमें अपने नाखूनों को क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। अगर हम लोग काटे भी ना छोड़ दे तो दूसरा दिन मम्मी पापा बोलने लगे कितना बड़का बड़का नाखून बढ़ा, तो अपने अभी के लोग हम लोगों को मारता है, अपने नाखूनों को बढ़ाने से रोकता है कि यह अब हमारे किसी काम का नहीं है, अनडिसिप्लिन चीज़ों को दिखाता है। तो इसे हम लोग को काट के रखना चाहिए। ठीक, इससे सभ्य मनुष्य की क्या होती है, पहचान होती है। आगे इसमें एक लाइन कही गई है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, जितने भी पुरानी चीज़ें हमारे शरीर में सब जरूरी नहीं है कि अच्छे हो, या फिर जमाने में भी जो भी चीज़ें पुरानी है जरूरी नहीं है कि वो अच्छे ही हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सब नए खराब हैं, सब नए खराब नहीं होते। इसका मतलब ये भी नहीं कि सब जो नए नए बन रहे हैं आविष्कार हैं वो सब के सब खराब हो, सबका अपना महत्व है। हमें इन चीज़ों को जानना चाहिए, परखना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छा है और कौन सी चीज़ हमारे लिए बुरा है। तो यह काफ़ी बार पूछा है, सब पुराने अच्छे नहीं होते तथा सब नए खराब नहीं होते, यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा कालिदास का। किसका, कालिदास। देखिए यह है कालिदास, यही कहे थे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते तथा सब नए खराब नहीं होते। हमें तुलना करके देखना पड़ता है कौन सी चीज़ें हमारे लिए जरूरी है, उपयोगी है। हाँ, जो हमारे लिए उपयोगी है वो आज भी अच्छे हैं, जो उपयोगी नहीं है वो आज भी खराब है। प्राणी विज्ञान में यह कहा गया है कि मनुष्य में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं होती है। जैसे देखो, बाल का बढ़ना उनमें से एक है। अब देखो, बाल हर 2 सप्ताह बाद अपने से बढ़ जाता है, यह भी एक निर्लज ही अपराधी है। इसको काट दो, कितनों काटो, फिर बार बार बढ़ते जाता है। पलक का गिरना उनमें से दूसरा होता है। देखते हैं पलक अपने से झपकते रहता है, पलक ऐसे ऐसे झपकते रहता है, दूसरा उनमें से पलक का झपकना है। तीसरा, दांत का टूट के फिर अपने से जम जाना। तीसरा, चौथा है नाखूनों का बढ़ना, अपने से देखते हैं काटते जाते हैं लोग, काटते जाते हैं लोग, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है मनुष्य में, प्राणी विज्ञान जिसमें अध्ययन किया जाता है, ये सब बताते हैं मनुष्य में ऐसी चीज़ें हैं जो अपने से होती रहती है। यह पाठ में यह भी कहा गया है कि नाखून जो है निर्लज अपराधी है, निर्लज, या एको कोनो लाज ना है, कितनों काटो ये चुपचाप दंड स्वीकार कर लेगा, लेकिन छूटते ही सेंध पर पूरा हाजिर हो जाता है, देखो हमारा नाखून कितना बढ़ल। हाँ, तो ये सब क्या होता है, अपने सेंध पर तुरंत हाजिर, 2 दिन के बाद छोड़ दो अपने से हाजिर हो जाता है। तो हाँ, यहाँ पे यह चैप्टर काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग था। इसके छोटी बेटी ने इससे प्रश्न पूछा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब बच्चा कभी कभी ना होता है, कभी उटपटांग सवाल कर देता है। तो हाँ, इस कहानी को उत्तर देते समय हजारी प्रसाद ने एक पूरे चैप्टर को लिख दिया, जिसे हम लोग आज पढ़ें, काफ़ी अच्छा था। इससे आने वाले ऑब्जेक्टिव को हम लोग अगले क्लास में करेंगे। उसके बाद इससे पूछे जाने वाले 2 नंबरीय प्रश्नों को हम इस पर लिख देते हैं, प्रश्न और उत्तर आप लोग लिख के आसानी से कर लेंगे। हमारा क्लास सारण जिला में छपरा में चलता है। और छपरा में कहाँ चलता है, आप इसकी जानकारी चाहते हैं तो इस पर कॉल करके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे क्लास में ऑब्जेक्टिव के साथ, और उसके बाद हम लोग इसका सब्जेक्टिव कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव दे देते हैं और उसके लिंक PDF हम लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहाँ जाके आप अपना टेस्ट लगाएं और देखिए इस पाठ को कितना समझें। देखो, जब हम 10th क्लास में थे ना, तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे थे, मतलब हमारे दोस्त थे लोग, उनमें से कुछ के माता पिता शिक्षक थे, शिक्षक लड़की थी वो में एगो, तो पिताजी शिक्षक थे स्कूल के, और इनमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिसके भाई बहन पढ़े लिखे होते थे। जब टेस्ट होता था क्लासवा में ना, तो उस सबका नंबर वह ज़्यादा आ जाता था। उसके घर वाले भी शिक्षित, स्कूल में पढ़ के जाता था, कोचिंग में जो पढ़ाई उसको समझ में आया ठीक है, नहीं तो घर जाने के बाद उसके माता पिता वगैरह पढ़ा देते थे। पहले के ज़माने में 2016 में हम मैट्रिक पास किए, तो उस समय इतना इंटरनेट भी नहीं होता था, यूट्यूब पे कोई पढ़ाता भी नहीं था, तो कोई साधन नहीं होता था किसी चीज़ को समझने का। लेकिन आज बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़े। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम हैं, आपको चैप्टर अच्छे से समझाएंगे। देखिए, नाखून के बढ़ते हम लोग यहाँ समझ गए, अब इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, सब्जेक्टिव भी करेंगे। आपको कोई भी क्लास में एक ही बार कोई पढ़ाएगा चैप्टर को,
लेकिन आप इस यूट्यूब पे बार बार, जितना बार, एक बार नहीं मन किया ना, नाखून नहीं समझ में आया, नाखून के ऊपर 2 बार देखे, 3 बार देखे, 4 बार में तो समझ में आ ही जाएगा। और उसके बाद इससे आने वाले ऑब्जेक्टिव का सेट लगा लें और उसके बाद इसके 2 नंबरीय प्रश्नों को समझ लें। तो जब तक हम हैं तब तक अब बिहार बोर्ड में अच्छा क्वालिटी आएगा पढ़ाई। ये बिहार बोर्ड का एक स्टैंडर्ड यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव के साथ। हम लोगों का हर रोज़ 8 बजे सुबह नया वीडियो आ जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखें। तब तक हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।